गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम सरफराज है और पिछली क्लासेस में हमने विशिष्ट लक्षणों के बारे में बात की थी। जो सजीवों के विशिष्ट लक्षण होते हैं उनमें मैंने आपको 10 विशिष्ट लक्षण कराए थे, उनको अच्छी तरह से कर लेना। आज हम वर्गीकी यानी कि वर्गीकरण विज्ञान के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश में इसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो इसमें टैक्सोनॉमी का मतलब है कि ग्रुप में बांटना हर चीज़ को। जैसे कि चेयर अलग ग्रुप में, टेबल अलग ग्रुप में, सोफ़ा अलग ग्रुप में और टीपाई अलग ग्रुप में, ये सब अलग अलग ग्रुप में है। लेकिन इनका सभी को एक साथ मिला के क्या कहते हैं? फर्नीचर कहते हैं। जैसे बच्चे, लड़कियां, छोटी लड़कियां, बड़ी लड़कियां, छोटे लड़के, बड़े लड़के, आदमी, औरत, छात्र, छात्राएं, ये सब अलग अलग ग्रुप में है। ठीक है, इनको सबको एक कंबाइन करके क्या कहते हैं? मैन एंड वुमेन। ठीक है, ऐसे ही हम टीचरों में हैं, लेडीज़ टीचर भी होती है, जेंट्स टीचर भी होते हैं। ठीक है, इन सबको मिला के कहते हैं टीचर। तो ये कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि ग्रुप में बांटना। ठीक है, यानी कि इसमें वर्गीकी में वर्गीकरण के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं, आप लिख लीजिए चाहे, कि टैक्सोनॉमी एम्स एट आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये लिखते हैं। हिंदी में जीवों की पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण की वर्गीकी को वर्गीकी कहा जाता है, यानी कि टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अब बात आते हैं हम सिस्टमैटिक्स पर। सिस्टमैटिक्स, इंग्लिश में भी इसको सिस्टमैटिक्स ही कहा जाता है। तो सिस्टमैटिक्स का मतलब यह है कि जीवों के अलग अलग प्रकार की विविधताओं का अध्ययन करना। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये जो टैक्सोनॉमी का फादर जो कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, यानी कि जनक, टैक्सोनॉमी का जनक। वर्गीकी के जनक कैरोलस लिनियस। ठीक है, वर्गीकी के जनक जो है कैरोलस लिनियस है। और जो सिस्टमैटिक्स है, जब भी जितने भी जीव हैं, जितने भी पूरी दुनिया में जीव है, कितने जीव हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन। इतने जीव हैं पूरी दुनिया में, और हमें सभी की स्टडी करनी है। आगे के चैप्टर में टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी का पूरा चैप्टर दिया हुआ है, उसमें हम सभी स्पीशीज़ यानी कि सभी की जातियों का, सभी जंतुओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, पादपों में भी इसी तरह से होता है, यानी कि पौधों में। ठीक है, ये होता है, हम इनका अध्ययन करेंगे। लेकिन इनका अध्ययन करने से पहले हम छोटी छोटी कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि मैंने सिस्टेमेटिक्स शब्द बताया, जो सिस्टेमेटिक्स शब्द है
सिस्टेमेटिक्स शब्द लैटिन भाषा सिस्टमा से लिया गया है। ठीक है, सिस्टमा से लिया गया है, जिसका अर्थ है जीवों का नियमित व्याख्या। जीवों की नियमित व्याख्या। ठीक है, ये इससे लिया गया है। और सबसे पहले इसका जो प्रयोग सिस्टेमेटिक्स का यानी कि सिस्टमा का प्रयोग कैरोलस लीनियस ने किया था। सबसे पहले सिस्टमा का प्रयोग कैरोलस लीनियस ने किया था। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है सिस्टमा नेचर। सिस्टमा नेचर। ठीक है, समझ में आया? अब अगर इसमें से सवाल बनाने लगे कि सिस्टेमेटिक्स का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो कैरोलस लीनियस। ठीक है, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा कि अगर इसके नीचे क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि सिस्टमा नेचर का प्रयोग किसने किया था, सिस्टमा नेचर शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो उत्तर आएगा इसका कैरोलस लीनियस। और दूसरा सवाल ये लिख सकते हैं कि सिस्टमा नेचर नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ठीक है, तो सिस्टमा नेचर नामक पुस्तक किसने लिखी थी। चाहे तो आप जैसे कि वीडियो YouTube पे जाते हैं, आप कमेंट में भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, मैं देख लूँगा और देखता हूँ कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं दोनों क्वेश्चनों का। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिस्टमा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। दूसरा क्वेश्चन है सिस्टमा नेचर नामक पुस्तक किसने लिखी थी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है आइडेंटिफिकेशन। नहीं, सबसे पहले नहीं, अब हम वर्गीय के मौलिक सिद्धांत करेंगे। वर्गीय के मौलिक सिद्धांत। ठीक है, इनको कह सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी इंग्लिश में।
ठीक है बेटा। प्रिंसिपल जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक दो PRINCIPAL प्रिंसिपल मतलब होता है स्कूल का हेड, ठीक है, प्रधानाध्यापक। और अगर ये लिखते हैं हम PRINCIPLES प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है E और A का फर्क है, AL और LE में आएगा सिद्धांत, ठीक है। तो सबसे पहला होता है मौलिक सिद्धांत में सबसे फर्स्ट लिख लेना आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। सबसे पहले तो हमें निर्धारित करना होगा पहचान कर के मान लो कोई 2 पैर पे चलने वाला है, कोई 4 पैर पे चलने वाला है, कोई रेंग कर चलने वाला है। इस तरह के जंतु होते हैं। 4 पैर पे चलने वाला बहुत सारे मिलेंगे, 4 पैर पर चलने वाले, ठीक है। लेकिन उनकी आइडेंटिफिकेशन हम किस तरह कर सकते हैं कि इसी तरह से नॉर्मली, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे पहचान में हम पहले से निर्धारित पद्धति में सजीव का उचित स्थान निश्चित करते हैं, कोमा जीवों का नामकरण तभी संभव है जब हम उस जीव के लाक्षणिक गुणों का सही वर्गीकरण करें, तभी हम उसे सही रूप से वर्गीकृत भी कर सकते हैं। वर्गीकरण में हम पूर्व से पहचाने गए जीव की समानता के आदक को आधार बनाते हैं। तो ये लिखना है आपको, ठीक है ना। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं यही चीज़ के नीचे लिख लो, आइडेंटिफिकेशन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट नेम एंड पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मैं इंग्लिश में खुद लिख देता हूँ, ठीक है। हो सकता है आप कुछ स्पेलिंग गलत भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ आइडेंटिफिकेशन इज द डिटर्मिनेशन of correct name and position of an organism within a system of classification। तो यह है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार। आइडेंटिफिकेशन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट नेम एंड पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसको आप लिख लेना। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? नामकरण। सॉरी,
थोड़ा हिंदी में पढ़ाना पड़ेगा, पहले हिंदी में लिखते हैं, देन उसके बाद इंग्लिश में। बच्चों में इंग्लिश में आपको इसलिए बताता हूँ कि आप जो फर्दर स्टडीज़ करेंगे, बीएससी एमएससी वगैरह में जाएंगे, तो उसमें ज़्यादातर प्रयोग इंग्लिश का ही होता है, इसलिए मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एक मिनट, ये नामकरण इसको ये नहीं कहते, क्लासिफिकेशन नहीं कहते, सॉरी ये गलत हो गया, ये होता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, ठीक है, नामकरण है नोमेनक्लेचर। ये बायोलॉजिकल नेम, ये बायोलॉजिकल टर्म है, इसको हम इंग्लिश में अगर कहना चाहें नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें जितने भी दुनिया में, मैंने बताया था आपको 1.7 से लेके 1.8 मिलियन कितने हैं जीव जंतु हैं जीव जंतु हैं, यानी कि उसमें पेड़ भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं और जंतु भी आते हैं और कीटाणु वगैरह भी आते हैं, सब ये मिला के 1.7 से 1.8 मिलियन है, ठीक है। इनका हमने सभी का हमने नामकरण किया हुआ है, जो कि हम फर्दर नेक्स्ट आगे मतलब टैक्सोनॉमी का अलग ही लेसन आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें तो हम थोड़ा ही कर रहे हैं, इसके सिद्धांत के बारे में जान रहे हैं कि जो टैक्सोनॉमी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले तो है आइडेंटिफिकेशन, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह का जीव है, ठीक है। उसके बाद उसका नामकरण करते हैं उसका, ठीक है। नामकरण करने के लिए भी कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं विश्व में किसी भी जीव जंतु कोमा पादप या कवक के नामकरण एक ही होता है जिसे साइंटिफिक नेम कहते हैं, ठीक है। पौधों में बॉटेनिकल और जंतुओं में जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है। ये लिख लेंगे आप। अब एक चीज़ और आ गई, साइंटिफिक नेम। अब आप ये कहोगे साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम किसी भी पौधों का, ठीक है। जैसे हम मैंगो बोलते हैं, इंग्लिश में मैंगो हो गया, हिंदी में आम हो गया, और किसी और लैंग्वेज में दूसरे दूसरे नाम होते हैं। सभी अलग अलग लैंग्वेज के अपने अपने नाम होते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। वो साइंटिफिक नेम आप चाहे रशिया चले जाओ, चाहे चाइना चले जाओ, चाहे आप जापान चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे इंडिया में आ जाओ, सब जगह एक ही नाम होता है, और वो है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। ये आपने मेरे ख्याल से 9th क्लास में पढ़ा होगा। इनके साइंटिफिक नेम कुछ जैसे कि आपने पढ़ा था कि लायन का नाम है, क्या नाम है, पैंथरा लियो, ठीक है, नहीं टाइगर का पैंथरा टिग्रीज, और पिकॉक का पावा क्रिस्टेटस, ठीक है। ये सब साइंटिफिक नेम होते हैं, साइंटिफिक नेम होते हैं। लेकिन अब इसमें भी एक चीज़ और आ जाती है, वो है द्विनाम पद्धति। इसमें आप ये लिख के ऐसे फर्स्ट पॉइंट डाल लेना, द्विनाम पद्धति।
ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसमें होता क्या है। और हाँ, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका जो ये जो पद्धति दी है ये किसने दी है, ये दी है वही सेम कैरोलस लिनियस ने। अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए, आपको मैं क्वेश्चन फिर पूछता हूँ एक क्वेश्चन और, के द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति किसने दी। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता चुका है कि द्विनाम पद्धति किसने दी है। मैं चेक करूँगा, आप ज़रूर आंसर दीजिएगा कमेंट में, और अपनी नोटबुक में भी लिख लेना। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कमेंट में ही देना है आपको, आप अपनी नोटबुक में भी उतार सकते हैं क्वेश्चंस और इनका आंसर, क्योंकि ये हो सकता है मैं एग्ज़ाम में पूछ लूँ। तो द्विनाम पद्धति का मतलब है एक मिनट, ये द्विनाम नामकरण पद्धति होता है। द्विनाम नामकरण पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसको आप जब लिखोगे तो यही लिखना, द्विनाम नामकरण पद्धति। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके अनुसार आप लिख सकते हैं, द्विनाम नामकरण पद्धति के अनुसार किसी भी जीव के दो नाम होते हैं। एक उसका वंश बताता है, यानी कि अगर हम मैंगो का ही लिख रहे हैं तो ठीक है, मतलब अगर मैंने आपको बताया कि किसी भी जीव के, किसी भी पौधे का, किसी भी फल फ्रूट का दो नाम होते हैं, उसमें एक नाम तो वंश बताता है और दूसरा जाति। ठीक है, यानी कि पहला नाम तो वंश बताएगा और दूसरा नाम जाति बताएगा। ठीक है, ये तो हो गया बॉटेनिकल नेम। क्या है? बॉटनिकल नेम, क्योंकि ये पौधे का नाम है। अब हम आते हैं जूलॉजिकल नेम पे भी। टाइगर है जैसे, पैंथरा टिग्रीज। ठीक है, अब आप इसमें भी बता सकते हैं, ये देखो इसमें भी दो नाम हैं। ठीक है, पहला नाम जो है वंश दर्शा रहा है, ठीक है, और दूसरा टिग्रीज। टिग्रीज क्या दर्शा रहा है? जाति। ठीक है, तो इसमें आप आगे लिख सकते हैं कि किसी जीव का नाम लिखने के लिए लैटिन या ग्रीक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी जीव का या किसी भी पौधे का नाम लिखने के लिए लैटिन या ग्रीक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें एक आध और लिख भी देता हूं मैं।
ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। एक हो गया होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, तो होमो क्या हो गया? वंश, और सेपियंस क्या हो गया? जाति, स्पीशीज। ठीक है, तो अब समझ में आया तुम्हारे? और जैसे कि पोटैटो, सोलेनम ठीक है, पोटैटो हो गया, सोलेनम क्या हो गया, और ट्यूबरोसम क्या हो गया? सोलेनम तो हो गया वंश और ट्यूबरोसम हो गया जाति। समझ में आया? जैसे एक और लिख लेता हूँ, फिकस, बेंगालेंसिस। फिकस, फिकस बेंगालेंसिस क्या हो गया? ये हो गया बेनियान ट्री। बेनियान ट्री, बेनियान ट्री का हुआ बरगद का पेड़। ठीक है, तो कभी कभी जो है ना वो ये उसके रीजन के ऊपर भी उसका नामकरण कर दिया जाता है। जैसे कि बेंगालेंसिस, बेंगालेंसिस का मतलब है फ्रॉम बंगाल, फ्रॉम बंगाल। ओके, यानी कि कोई कोई नामकरण इस तरह से होता है कि उसका रीजन के ऊपर नाम रख दिया जाता है। इसी तरह से और भी हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं? जो लिखना है आपको, लिखिए। अगर समझ में आ गया हो तो आप आगे लिख सकते हैं। नामकरण को लिखना है कि प्रत्येक जीव का एक वैज्ञानिक नाम होता है, होना आवश्यक है। यानी कि प्रत्येक जीव का, दोबारा से बोलता हूँ मैं, प्रत्येक जीव का एक वैज्ञानिक नाम होना आवश्यक है ताकि विश्व स्तर पर इसे स्वीकार किया जा सके। तभी वैज्ञानिक नामकरण की एक अंतर्राष्ट्रीय नियमावली का अनुसरण करते हैं। एक जीव का एक ही वैज्ञानिक नाम होता है जो पूरे विश्व में उस जाति को पहचानने में सहायक होता है। ठीक है, अब ये अंतर्राष्ट्रीय नामकरण क्या होता है? इंटरनेशनल नेमिंग या नोमेनक्लेचर। ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है बॉटनिकल, एक होता है जूलॉजिकल। समझ लो बच्चों, इसको लिखना नहीं है, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, तो बॉटनिकल को क्या होता है? ये होता है ICBN। ठीक है, ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड
फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। और इसका होता है ICZN। अब इसका आप खुद लिखोगे, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो इसमें जो होता है, अगर हम किसी का नामकरण कर रहे हैं द्विनाम पद्धति में, तो इसमें बिना, जैसे कि ये है मैंगो का है, मैंगो का लिखा हुआ है मैंजीफेरा इंडिका, लिन के बगैर नाम अधूरा है। अगर आप लिन नहीं लिखते तो लिन के बगैर नाम अधूरा है। क्यों? क्योंकि ये जिसने इनका नामकरण किया है उनका नाम लिखा जाता है लिनेयस। कैरोलस लिनेयस है ना, लिनेयस, लिन लिखा जाएगा। मैंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। तो अब ये तो हो गया, ठीक है, इसको समझ लिया आपने। अब द्विनाम नामकरण पद्धति में आप लिखेंगे जो लिखना है आपको, द्विनाम नामकरण पद्धति, यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें आप लिखो, पौधों का नामकरण हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त के अनुसार करते हैं। किसी भी पौधे का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। उदाहरण आलू, उदाहरण लिख लेना, उदाहरण में आलू, सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लेना, उसमें बीच में लिख के उदाहरण करके अंडरलाइन है। इसमें पहला शब्द सोलेनम है, कॉमा, इसे जेनरिक नेम कहते हैं। सोलेनम यानी कि जेनरिक नेम, वंश, जेनरिक नेम कहते हैं। और दूसरा शब्द ट्यूबरोसम है, इसे स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। वंश, स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट बताऊंगा मैं इसके बारे में भी। स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। पूर्ण विराम, आलू के वानस्पतिक नाम में सोलेनम वंश तथा ट्यूबरोसम जाति को निरूपित करता है, ठीक है। अब इसमें आगे और लिखेंगे, यानी कि अगली लाइन से, नेक्स्ट लाइन से, वो वहाँ पूरा करके नेक्स्ट लाइन से जो लिखेंगे आगे लिखेंगे, जीनस नाम हमेशा बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर, जीनस नेम हमेशा बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर। जीनस नाम हमेशा बड़े अक्षर से शुरू होता है, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट वाला अक्षर छोटे, ट्यूबरोसम, ठीक है, छोटे अक्षर से शुरू होता है। अब उसमें नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, ठीक है, पॉइंट डाल के भी लिख सकते हैं इस तरह से, ऐसे ऐसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं।
तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, किसी जीवों का वानस्पतिक नाम अधूरा है यदि उसकी जाति के बाद उसके व्यक्ति का नाम ना हो जिसने सबसे पहले उस जाति की खोज की। ठीक है, ये लिख के, जैसे मैंने बताया था आपको मैंजीफेरा इंडिका, लिन, ठीक है, ये इसके आगे ये लिख लेना, जैसे आगे मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, लिन। उदाहरण के लिए ये तो हो गया, मैंजीफेरा इंडिका नाम अधूरा है, ये लिखेंगे इसी लाइन में, अधूरा है यदि लिन नहीं लगाया जाए, अतः इसको मैंजीफेरा इंडिका लिन कहा जाता है। ठीक है, इतना लिखेगा, जैसे मैंजीफेरा इंडिका के आगे अगर लिन न लगाया जाए तो वह नाम अधूरा है, अतः इसको मैंजीफेरा इंडिका लिन कहा जाता है। यहाँ लाइन उसी लाइन में लिखते चले जाइए। यहाँ लिन का अर्थ है लिनेयस, लिन का अर्थ है लिनेयस, ठीक है, जिसने सर्वप्रथम पौधे का विवरण प्रकाशित किया था। ये हो गया, इतना लिख के फिर नेक्स्ट पॉइंट यानी कि नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, सबसे पहले द्विनाम नामकरण पद्धति को स्वीडन के वानस्पतिक वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने उपयोग में लाना प्रारंभ किया था। उन्होंने मुख्यतः लैटिन अथवा ग्रीक शब्द भाषा के शब्दों का उपयोग किया था। उदाहरण के लिए लैटिन भाषा में मनुष्य को होमो कहा जाता है, इसलिए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस बन गया जब ग्रीक एवं लैटिन बन गया। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन से अगला पॉइंट लिखेंगे, जब ग्रीक एवं लैटिन भाषा के स्थान पर अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया तब उसका लैटिनीकरण कर दिया गया। उदाहरण के लिए घटपर्णी, उदाहरण के लिए घटपर्णी। अब घटपर्णी क्या होता है इंग्लिश में? तो पिचर प्लांट कहते हैं इसको, घटपर्णी। पिचर प्लांट, ठीक है, ये मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये मेघालय में पाया जाता है। इसमें आगे लिखेंगे यह मेघालय में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम, इसका वानस्पतिक नाम निपेंथस खासियाना, यानी कि मेघालय में एक शहर का नाम है या गांव का नाम है खासी नाम है, उसी खासी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। यानी कि यह खासी में पाया जाता है, इसलिए खासियाना इसका लैटिनीकरण कर दिया गया खासी का। ठीक है,
इसी तरह मैंने आपको बताया था फिकस बेंगालेंसिस जो कि बंगाल में पाया जाता है, उसको बेंगालेंसिस यानी कि लैटिनीकरण कर दिया गया बेंगालेंसिस करके। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, द्विनाम नामकरण पद्धति। अब ये द्विनाम नामकरण पद्धति के कुछ नियम हैं। ठीक है, आप ये नियम लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। वैसे ये आपका पार्ट 5 चल रहा है। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट है जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। यानी कि अगर हम मैंजीफेरेंटे का लिखेंगे तो तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। सिर्फ लिखना ही है आपको, ये तो मैंने वैसे ही लिख के दिखाया, जो मैंने बोला है वही लिखना है। पहला पॉइंट जो आपने लिखा है, जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है आपको, जैविक नाम में पहला शब्द वंश को बताता है तथा दूसरा उसकी जाति बताता है। तीसरा पॉइंट लिखो, जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं। ठीक है, रेखांकित अलग अलग करते हैं। ठीक, समझ में आया? इस तरह से। चौथा पॉइंट लिखो, पहला अक्षर जो वंश का नाम बताता है वो बड़े अक्षर से शुरू होता है, दूसरा शब्द जो जाति को बताता है वह छोटे अक्षर से शुरू होता है। ठीक है, ये हो गए आज का टॉपिक, इतना ही। कल के अगले टॉपिक में हम क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 1, द्विनाम नामकरण पद्धति। का नाम किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 2 है, आलू का वानस्पतिक नाम क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, इंडिका शब्द का अर्थ क्या है? बताया था ना मैंजीफेरा इंडिका, तो उसमें इंडिका का शब्द का अर्थ क्या है? जैसे मैंने बताया था फिकस बेंगालेंसिस का अर्थ बताया था, ऐसे इंडिका के शब्द का अर्थ बताना है। ठीक है, तो चौथा है, फाइकस बेंगालेंसिस में बेंगालेंसिस का मतलब क्या है?
पांचवा क्वेश्चन है किसी भी जीव के नाम को लिखने में कम से कम 4 नियम क्या होते हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं बच्चों। आप इन क्वेश्चनों के आंसर करके आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ताकि मुझे पता चले कि तुम लोग कुछ समझ भी रहे हो या नहीं। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्लासिफिकेशन और उसकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की बताएंगे, और जाति, वंश, गण, मतलब आपको पूरा ये बताएंगे कि ये क्या होता है, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है। धन्यवाद।